तो आज हम लोग अल्कोहल के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में आप अल्कोहल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर उसका हम लोग पूरा प्रिपरेशन मेथड कवर कर लिए थे, जहां पर जर्नल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, इन दोनों मेथड को हम लोग कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। अगर समय मिल गया तो फिर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात हम पहले शुरुआत करेंगे कि अल्कोहल के स्ट्रक्चर की बाइंडिंग और उसकी ब्रेकिंग की कहानी। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है तो अल्कोहल ग्रुप में आपको भी पता है कि एल्किल के साथ वह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी एल्किल ग्रुप है हमारे पास तो जरा समझिएगा, ये जो एल्किल ग्रुप है, अगर इस एल्किल ग्रुप को देखें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3OH, बात समझिएगा, ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। ठीक, तो ब्रेकिंग के दौरान अगर हम पहली चीज अगर सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये जो होगा ये यहां से टूटेगा, जहां से बनेगा CH3 प्लस और OH क्या माइनस। पर साधारण तौर पर इतना आसान ये ब्रेकिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब यहां पर बाइंडिंग होती है, ये ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन होता है। और समझना, कहते हैं कि जब ये कार्बन जब इसके जब इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग होगा तो जाहिर सी बात इसके पास लोन पेयर है, और ऑक्सीजन जो होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में इनसे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा और इनको भी अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इधर से हाइड्रोजन को भी खींचेगा, इधर से एल्किल को भी अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। समझना इस बात को। जब ये क्योंकि जब भी ये बाइंडिंग करता रहता है तो बाइंडिंग के दौरान शर्त ही होता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन, ये इनसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, और इनसे भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन को इधर से खींचेगा और एल्किल ग्रुप को ऐसे खींचेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन जब इसको अपने तरफ खींचेगा और जब एल्किल को इधर ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा तो ऐसी स्थिति पे इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पार्शियल पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव है। ऐसे इसी तरह से यहां से जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या, पार्शियल नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन की खींचने की जब बारी आएगी तो ये सबसे ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब समझो, अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग करने की बात आएगी तो जरा बताओ, जब ये इसके पास ये पार्शियल पॉजिटिव है, अब ऐसी कंडीशन में जब इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात आएगी तो बताओ सबसे पहले कौन टूटेगा? क्योंकि यहां पे जो है मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि यहां पर इसको अल्किल को सपोर्ट करने वाले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तीनों तरफ से सपोर्ट करते हैं, तो इनको ज्यादा फोर्स लगेगा। तीन व्यक्ति यहां से इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको ये ऑक्सीजन खींच रहा है, और यहां से अकेले हाइड्रोजन इसको खींच रहा है। तो मतलब कि जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो अट्रैक्शन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अट्रैक्शन होगा, किसमें सबसे ज्यादा लगेगा, किसमें ज्यादा सबसे लगेगा? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है और इनके बीच में उतना, इसके तुलना में उतना नहीं है। मतलब कि जब ब्रेकिंग बात आएगी तो यहां से ये क्या करेगा, पहले ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको काफी पैकिंग करके रखा रहता है। मतलब कि जब ब्रेकिंग होगा तो ऐसी स्थिति में यहां पे जो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो यहां पर CH3 के साथ में है और ये यहां से H+ स्प्लिट होते हैं। आई बात समझ में? और ये जो स्प्लिट होते हैं तो देखो इनके चलते डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल इंड्यूस हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो डाइपोल चार्ज होता है तो इसका एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है करीब करीब 1.71 dBi होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है यूनिट, dBi होती है। तो इसका करीब करीब उसकी वैल्यू आती है 1.71 dBi।
तो कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास जब एल्किल ग्रुप होता है, जब अल्कोहल के साथ अटैच्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑक्सीजन एल्किल के साथ जुड़ा रहता है, एल्किल और ऑक्सीजन के बीच में हाई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करता है, जिसके चलते ये स्प्लिटिंग जो होती है वह हाइड्रोजन से होती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह एल्किल की तुलना में कम होता है। आएगा समझ में? यही तो वजह होता है कि जो इसके रिएक्टिविटी जब आगे पढ़ेंगे, को सबसे ज्यादा प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी, ये क्या होता है उसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिला, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयन हो जाता है, जिसके चलते इसके ऊपर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो ये कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को दिमाग में आप सेट कर लो, क्योंकि पूरी रिएक्शन भर में जहां जहां अल्कोहल पढ़ना है वहां वहां ये पूरा कंसेप्ट उस पर हम लोग को काम करना है। आई बात समझ में? तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, हम अभी इस कंसेप्ट को आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, उसमें सबसे पहला लिखो स्टेट। स्टेट लिखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर lower alcohols, at normal temperature lower alcohols are colorless, मोबाइल लिक्विड। मोबाइल लिक्विड का मतलब नहीं सैमसंग, गैलेक्सी, एप्पल, ये नहीं। मोबाइल लिक्विड का मतलब होता है कि वो क्या करता है, एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकता है। मोबाइल लिक्विड देन अप टू C11 दे आर ऑयली लिक्विड and higher are solid, and higher are solid. Next इसी में लिखिए the lower member of alcohol have sweet smell and browning state, and burning test। बर्निंग टेस्ट समझ में आता है आपको? बर्निंग टेस्ट समझ में ना आए तो चले जाना शराबियों के पास जो शराब पीते हैं, और उनके पास बैठकर उनका जब वो पैक लगाना शुरू करेंगे तो उनकी मुंह देखना, उनकी फेस देखना, कितना खूबसूरत फेस बनाते हैं। मतलब अपने चेहरे पर पूरे देश का नक्शा बना डालते हैं। ठीक है, ये ऐसे पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाते हैं। उसका मतलब क्या, उनके गले में जब वो अल्कोहल आता है ना तो ऐसा लगता है कि गला जो है वो जल रहा है। अजीब सा टेस्ट होता है उसका, इसलिए कहते हैं लोग उसको बर्निंग टेस्ट। ठीक है, द सेकंड पॉइंट में लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल आर मच हायर compared to those of corresponding alkanes, ether and haloalkane। जैसे में CH3 CH2OH, ये है आपका एथिल अल्कोहल, मॉलिक्यूलर वेट 46, बॉइलिंग पॉइंट 78.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 78.6, किसी किसी बुक में 78.5, आप इसका चिंता मत करिएगा। ठीक है, दूसरा ईथर CH3OCH3, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 46 और इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वह 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 50.5, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वह करीब करीब -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल ले लीजिए CH3 CH2 CH3 मेथ एथ प्रोपेन, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 44, बॉइलिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो बाकी कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो होते हैं वह इसके साथ बाइंड किए रहते हैं, इसको ब्रेक करने में मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए सिमिलरली methyl alcohol has higher boiling point
हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड ऑफ इट्स डेरिवेटिव क्या लिखें? methyl chloride, methyl alcohol, methyl alcohol have higher boiling point compare with derivative. ठीक है, जैसे में मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूलर वेट कितना 32, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था 50.5 और बॉइलिंग पॉइंट था -23 डिग्री सेल्सियस। CH3Br इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है करीब करीब 95 और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 9 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से CH3I मॉलिक्यूलर वेट जो होता है करीब करीब 142 और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मतलब कि जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी क्या होती है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और फिर उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त हाइड्रोजन बाइंडिंग काम करता है। ठीक है, तो कैसे करेगा? मान लीजिए कि हमारे पास अगर अल्कोहल है तो मान लीजिए कि हमारे पास ये है आपका अल्कोहल ROH, ठीक है, ये है आपका ROH, ये है आपका ROH, ये है आपका ROH, ये है आपका ROH, हुआ, सॉरी। तो इनके बीच में जो होता है वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसको ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ती है और यही वजह होता है कि अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या मेल्टिंग पॉइंट होती है वह ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो लिख लीजिए इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट in the alcohols are associated molecules through the hydrogen bonding which extend over a large number of molecules to break this bonding is higher energy is required. Higher energy to break the bonding, a higher energy is required, and thus alcohol has high boiling and melting point to corresponding melting boiling point than corresponding alkanes. अब देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो अल्कोहल आपको दिखाई दिया, अब मजेदार बात देखो, ये क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या करते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉट बड़े मॉलिक्यूल्स, जो छोटे अल्कोहल होते हैं ये H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बाइंडिंग कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली स्मॉल अल्कोहल, नॉट ए लार्ज अल्कोहल। ठीक है, तो कहते हैं कि जो छोटे अल्कोहल होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि आसानी से हाइड्रोजन को बाइंडिंग कर सकते हैं
और जिसके चलते ये बाइंडिंग कर लेते हैं, तो यही वजह होता है कि जो छोटे अल्कोहल होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो हाइड्रोजन को बाइंडिंग करके उसके अंदर सॉल्युबिलिटी शो कर सके। लेकिन जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन बाइंडिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है, उतना एनर्जी नहीं होता है कि हाइड्रोजन को बाइंड कर सके। इसीलिए जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसमें देखो एथिल अल्कोहल, शराब को जब पानी में डालते हैं या पानी में जब शराब डालते हैं तो वो क्या होता है, घुल जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि जब शराब के बोतल में या जब पैक बनाते समय जब हम शराब डालते हैं उसमें और उसमें जब पानी मिलाते हैं तो शराब कहता है कि नहीं हम नहीं घुलेंगे, पानी तुम नीचे जाओ हम ऊपर जा रहे हैं। ऐसा साधारण तौर पर नहीं होता है। लेकिन अगर इसी को आप पेट्रोल में डाल दो, डीजल में डालो या कोई और पेट्रोलियम पदार्थ में डालो तब सॉल्युबल नहीं होता है। तो कहते हैं कि जितने भी अल्कोहलिक बड़े अल्कोहल हैं, अब क्या धर्म जो भी हमारे पास बड़े अल्कोहल हैं, ये जो हमारे पास स्प्रिट मिलता है ये क्या है, एक तरह का अल्कोहल ही है। तो ये जितने भी आपके पास बड़े लेवल के अल्कोहल होते हैं वो जो होते हैं पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वो वाटर बाइंडिंग उसके साथ नहीं हो पाता है। लेकिन जितने भी हम लोग सिरप बनाते हैं, जो खांसी की सिरप आती है उसमें सब क्या होता है, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये जितने भी छोटे मोटे अल्कोहल होते हैं आप उसमें पानी में घुला कर पी जाते हैं, आसानी से घुल जाता है। तो याद रखेंगे जितने भी छोटे अल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, किंतु लेकिन परंतु बड़े अल्कोहल जो होते हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बाइंडिंग के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बड़े मॉलिक्यूल्स के पास ये टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसे बना लो और लिख लो इसमें लोअर मॉलिक्यूल्स या लोअर मॉलिक्यूल्स कैन इजीली सॉल्युबल इन वाटर but higher molecules insoluble in water which are soluble in organic matter like as petrol, kerosene, benzene, like as ऐसा लिखो बेजीन, क्या कहते हैं बेजीन, पेट्रोल, इटीसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो तो यहां तक तो हमारे पास सबकी हायर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें OH कंटेन, नीचे लिख लो इन द इन हायर या लोअर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल which group is constituent a large part of molecules with increase the molecular weight, the alkyl chain become longer and it result the formation of hydrogen bond and water molecules, formation of hydrogen bond and water molecules molecules and hence is fall, ऐसे क्या लिखे हैं आप, longer, आप एक काम करिए longer and resist लिखिए वहां पर, resist the formation of hydrogen bond and water molecules, hence a fall in solubility of alcohol। हो गया। क्या कहा कि जब बड़े अल्कोहल होंगे तो ऐसी स्थिति में उनके चैन जो होंगे काफी बड़े होंगे, ऐसी स्थिति में जो होगा वह सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, वह घटा देता है, मतलब कि वो सॉल्युबिलिटी जो होती है वह घट जाती है। अब देखो कहते हैं कि नीचे लिखो इन आइसोमेरिक अल्कोहल ड्यू टू एडिशन ऑफ साइड चैन, the solubility of water increase
द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज। मतलब कि जब आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है तो उसके पास चूंकि साइड चेन अटैच होता है तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब कि जिस कंप्लेक्स का जितना अधिक ब्रांचिंग होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उतनी अच्छी होती है। सिंगल चेन में मुश्किल होता है और जब उसमें ब्रांचिंग होती है तो हाइड्रोजन फ्री स्टेट में होता है, उसके साथ आसानी से क्या कर लेता है, वो कंबाइन कर लेता है। जैसे में अगर देखें मेथ एथ प्रोप ब्यूट एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है करीब करीब 7.9 होती है। लेकिन इसी का एक ब्रांचिंग कर दो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी, एक कार्बन है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़कर होती है 12.9 या 12.5, ठीक है। अब देखो अगर मान लो इसको देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ के करीब करीब होती है 10। यहां पे अल्कोहल की ब्रांचिंग हुई, यहां पर ये बच गए, ठीक है। यहां पर क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, H2O डायरेक्ट बाइंड कर लेगा। अगर यही कहानी इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है इनफाइनाइट होती है। देखो मतलब कि जैसे ही ब्रांचिंग होगा, क्योंकि इसके अधिक तो ब्रांचिंग होती नहीं है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो साइड चेन अगर इसके पास मिलने लगता है तो इसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वह बढ़ जाती है। क्लियर। अब देखो इस तरह की कहानी आप जो है इसको हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसको भी मिटाते हैं क्योंकि अभी कुछ पढ़ना है। अब लिखिए सॉल्वेशन फेनोमेना, सॉल्वेशन फेनोमेना। तो लिखो लोअर अल्कोहल फॉर्म अ सॉलिड डेरिवेटिव विथ मेटेलिक सॉल्ट, लोअर अल्कोहल फॉर्म अ सॉलिड डेरिवेटिव विथ मेटेलिक सॉल्ट। मतलब जो छोटे से जो जितने भी अल्कोहल होते हैं वह मेटल के साथ मिलते हैं और तब वो सॉलिड फॉर्म का निर्माण करते हैं। मतलब कि मेटल के सॉल्ट, जैसे में CaCl2, MgCl2, CuSO4, लिथियम क्लोराइड, ये जो होते हैं इनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे में आप याद रख लो CaCl2.4 मेथिल अल्कोहल CH3OH, ध्यान रखेंगे ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से MgCl2.6H2O, ये भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे में सॉरी H2O नहीं, CH3OH, CuSO4.2CH3OH, ये भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसी को हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली अगर यहीं पर इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, यहां से सेपरेट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप याद करो लिथियम क्लोराइड डॉट 3CH3OH। इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये पाए जाते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए कि CaCl2.5CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, ठीक है, 4 होता है। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स को क्या याद रख सकते हैं, यहीं पर आप लिख सकते हैं MgCl2.6C2H5OH या CuSO4.2C2H5OH या LiCl.2 ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रख सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में जो होते हैं वह पाए जाते हैं। 4 6 2 3, आप ही तो याद भी कर सकते हो, 2 3 6 और 1 4, ठीक है।
तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबिलिटी, अब जरा देखियो, जैसे में अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दें, जैसे मेथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला पता है ना, CH2OH, मार देंगे दांत टूट जाएगा, CH3OH। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये होती है -97.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वह करीब करीब होती है 65 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो डेंसिटी होती है वह 0.972 और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वह इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उसको आपको याद तो पूछा नहीं जाता है ये कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इसकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। आप इसको घर पे बैठकर क्या कर लीजिएगा, आप छांट लीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, नियो एमाइल अल्कोहल, हेक्सा एमाइल अल्कोहल। तो इस तरह को आप सारे को क्या करिएगा, छांट के लिख लीजिएगा और लिखकर आप एक टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से क्या होगे, समझ सकें और उसकी प्रॉपर्टी आप याद कर सकें, ठीक है। समझ में आया? देखिए हम आपको एक चार्ट बना दिए हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप इसको बना लीजिएगा ताकि आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने में आसानी रहेगा, ठीक है। आप इसको घर पे बैठ के जब भी आप करिएगा तो इसको जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो ये है इसके पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी की क्लास। हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां से हम लोग सीखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, जहां हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसकी बाइंडिंग कहां कहां से हो सकती है, ठीक है। कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा ब्रेकिंग में, हमारे पास जब भी रिडक्शन होगा तो किस तरह से उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा, फिर उसकी ब्रेकिंग कहां से होगा, कार्बन ऑक्सीजन टूटेगा पहले या कार्बन से जो OH ग्रुप होगा वो डिस्प्लेस होगा, फिर टूटने का या तो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ ब्रेकिंग हो या जो OH हो वो ब्रेक हो, या जो कैसे इसकी ब्रेकिंग होती है, इन सब ब्रेकिंग के बारे में हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा हम अगले क्लास में आपको शुरू करेंगे और फिर बताएंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करता है, कब प्राइमरी मजबूत होता है, कब सेकेंडरी मजबूत होता है, कब टर्शियरी मजबूत होता है, कौन ऐसे SN1 सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 काम करता है, कौन SN2 पे जाता है, ठीक है। इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। उस मैकेनिज्म हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जो भी हम केमिकल रिएक्शन आपको कराएंगे, सारे केमिकल रिएक्शन को हम मैकेनिज्म पे डाल कर करेंगे ताकि आप एक बार अगर एक चैप्टर को अच्छे से और पढ़ लिए तो ताकि आपको बाकी चैप्टर आपको करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच।